हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 7 हिंदी का दूसरा पाठ दादी माँ। इसके पहले भाग में हमने जाना लेखक की दादी के बारे में कि लेखक की जो दादी हैं वो प्रेम, ममता और दया की मूर्ति हैं। लेखक के बीमार पड़ जाने पर वह उनका कितना ख्याल रखती हैं और वह अपने परिवार में आने वाली हर मुसीबत और कठिनाइयों का सामना करती हैं। तो कल पहले भाग में हमने यह जाना कि जो दादी माँ हैं वो रामी की चाची को डांट रही हैं और उससे कह रही हैं कि ठीक नहीं होगा धन्नू, और जो तुमने मेरे से पैसे लिए हैं उसे तुम अब ब्याज के साथ मुझे आज वापस दे दो। यह बात वह रामी की चाची को कह रही हैं कि तेरी आंखों में कोई शर्म लिहाज है नहीं, मांगने के समय तू कैसे आई थी और कितनों के तू पैरों में अपनी नाक रगड़ते फिरी, लेकिन तुझे किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। अब लगी है आज दूंगी कल दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर अगली फसल कटेगी। दादी इस तरह से रामी की चाची को वहां पे डांट रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूंगी मालकिन, रामी की चाची कह रही है कि आपके पैसे जरूर लौटाऊंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, और रामी की चाची वहां पे रो रही है और अपने हाथों में उसने अपना आंचल पकड़ा और दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। यहाँ पे दादी से वो कह रही हैं कि मेरी बिटिया की शादी है, अगर आप मुझ पर दया नहीं करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी वह कष्ट से बाहर कैसे निकलेगी, उसका उद्धार कैसे होगा। आप ही उसकी अब तारनहार हो और आप ही उसे अब क्या करेंगे, आप ही उस पर दया करेंगी और उसे इस मुसीबत और परेशानी से बाहर निकालेंगी। तो दादी कह रही है हट हट, अभी नहा के आ रही हूं। दादी कह रही है कि जरा दूर हट, मैं अभी नहा के आई हूं। दादी माँ पीछे हट गई और दादी माँ इतना कहते हुए थोड़ा पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। अब वहां पे लेखक कह रहे हैं कि जाने दो दादी, इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। इस प्रसंग, इस अप्रिय, अप्रिय मतलब जो अच्छा नहीं लगता है, अप्रिय जो प्यारा नहीं लगता है, इस विषय को हटाने की गरज से, गरज का अर्थ इच्छा से मैंने कहा बेचारी गरीब है दादी, दे देगी कभी, कभी न कभी आपका पैसा लौटा देगी। चल चल, चला है समझाने। दादी माँ कह रही है कि चल चल हट यहाँ से, बहुत मुझे समझाने वाला बना है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। लेखक बता रहा है कि मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को, यानी बहुत दिन बीत गए, मैं इस विषय को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। एक दिन लेखक कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे क्या मिली, रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। यहाँ पे पूतों फलों दूधों नहाओ एक मुहावरा भी है, इसका अर्थ है धन और संतान की वृद्धि। तो एक दिन रामी की चाची लेखक को रास्ते में मिलती है। वह दादी को क्या आशीर्वाद दे रही थी कि दूधो नहाओ और पूतो फलो, यानी तुम्हें धन और क्या हो, संतान की वृद्धि हो, तुम अपने जीवन में हमेशा खूब धन कमाओ और तुम्हारे जो वंश है, तुम्हारा जो वंश है उसमें संतान की वृद्धि होते रहे। यह आशीर्वाद वह दे रही थी, किसको, दादी को दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो लेखक ने पूछा कि क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, उसने, विहल का अर्थ है यहाँ पे भावुक होकर कहा, विहवल का अर्थ है भावुक होना। तो रामी की चाची ने क्या कहा, उरीन हो गई बेटा। उरीन का अर्थ है यानी कर्ज से मुक्त हो गई, ऋण से मुक्त हो गई। भगवान भला करे,
हमारी मालकिन का, भगवान हमारी मालकिन का क्या करे, भला करे। कल ही आई थी, कल मेरे पास आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, जो मेरा पीछे का रुपया जो उधारी थी उसे दादी ने सब माफ कर दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, और ऊपर से वो पुराना कर्जा तो मेरा माफ किया, और ऊपर से 10 रुपये और देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। यहाँ पे दादी ने क्या 10 रुपये का नोट दिया और कहा, देखो देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10 5 के लिए हंसाई न हो, 10 5 रुपये के लिए जग में हंसाई न हो। देवता है बेटा देवता, आपकी जो दादी हैं वह क्या है, देवता के स्वरूप हैं। आगे बढ़ते हैं। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा, लेखक ने पूछा कि उस रोज तो वह आपको बहुत डांट रही थी। तो यहाँ पे रामी चाची क्या कह रही हैं, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, बाबू वह तो बड़े लोगों का काम है, रुपया देकर डांटें भी न तो लाभ क्या, अगर रुपया देने के बाद भी वो हमें न डांटें तो उसका क्या फायदा। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया, और मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ क्या हो गया, आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है, यानी किशन भैया के विवाह के दिनों की बात है। क्या हुआ था उस समय, विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह के शुरू होने से 4 5 पहले ही क्या करती हैं औरतें, रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, और शादी की रात को क्या होता है, अभिनय भी होता है। लोगों की नकल उतारी जाती है ना, आपने भी देखा होगा। विवाह के दिन क्या होता है, उस दिन जो औरतें होती हैं वो लोगों की नकल उतारती हैं, अभिनय करती हैं, नाटक करती हैं। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है, यह प्रायः अक्सर एक ही कथा का हुआ करता है, जिसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। जिसमें क्या दिखाए जाते हैं, विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति, एक अभिनय किया जाता है, नाटक किया जाता है। विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र के जन्म होने तक के सारे दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं, यानी सभी भाग, पाठ का अर्थ है भाग, औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेखक बता रहे हैं कि मैं बीमार होने के कारण उस बारात में, अपने भाई की बारात में नहीं जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। मेरा ममेरा भाई यानी मामा का लड़का राघव दालान, दालान का अर्थ है बरामदे में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, यानी वो भी देरी से पहुंचा था, तब तक बारात जा चुकी थी। औरतों ने उस पर आपत्ति की, और औरतों ने उस पर क्या की, असहमति जताई और विरोध जताया। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। दादी ने कहा, उन औरतों ने उस लड़के पर आपत्ति जताई, असहमति जताई, तो वहाँ पे दादी माँ थोड़ी बिगड़ी उन औरतों के लिए, और कहा कि लड़के से क्या पर्दा करना। लड़के और ब्रह्मा, ब्रह्मा एक यहाँ पे स्थानिक शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है इसका, और लेकिन इसका अर्थ जो होता है, यानी देवताओं में प्रथम देवता जिसको ब्रह्मा कहा गया है, उसका मन एक सा होता है। दादी माँ यह कह रही हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था, और उस बरामदे के पास ही एक चारपाई पर दादी माँ ने मुझे एक चादर उड़ाई और मुझे वहाँ चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, और लेखक को क्या हो रही थी, वहाँ पे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि वह औरतों का अभिनय देख रहा था, सुन रहा था, उस पर उसे बहुत हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए। अगर वहाँ पे लेखक कह रहा है कि अगर मैं कहीं जोर से हंस दूं तो मेरा भेद खुल जाए, मेरी पोल खुल जाए, भेद खुल जाए,
तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। अगर मैं जोर से हंस दूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी और मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। भाभी की बात, लेखक की वहां पे एक भाभी थी, गांव पड़ोस की कोई भाभी थी, उसकी बात पर लेखक को हंसी आ गई और वह हंसी रुकी नहीं और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ यानी राज खुल गया कि वह उन औरतों की मजाक बना रहा है। तो आगे क्या हुआ? देबू की माँ ने चादर खींच ली। एक गांव में कोई दूसरी औरत थी, देबू की माँ, उसने क्या किया? चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। उस देबू की माँ ने उसकी चादर खींच ली और दादी से कहा, दादी ये बच्चा कौन सोया हुआ है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। उसने उस पर मजाक किया, लेखक पर मजाक किया। और इतने में क्या हुआ? मजाक मजाक में हाथापाई शुरू होगी, एक दूसरे से वो लड़ने लगे। दादी माँ बिगड़ी, दादी माँ नाराज हुई। लड़के से क्यों लगती है? दादी माँ कह रही है कि तू इस बच्चे से क्यों लगती है, क्यों लड़ती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। जब सुबह लेखक रास्ते में गुजर रहा था तो उसे देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, उसके साथ जो गांव की दूसरी औरत आई थी जिसे वो भाभी कह रहा था, तो वह क्या कह रही है? देबू की माँ, देखो यह वही वाला बच्चा है भाभी, कल वाला बच्चा है। मैं वहां से जोर से भागा। जैसे ही मैंने उन दोनों औरतों को देखा तो मैं वहां से दौड़कर भाग के आया और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ और अपनी दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वस्तुतः यानी दरअसल किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता। जैसे हमसे कोई गलती हो जाती तो हम क्या करते? दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते। तो अभयदान तो क्या होता है? जिससे हमें दादी की शरण मिल जाती। अभयदान का अर्थ है हमें दादी की शरण मिल जाती, यानी दादी हमारा बचाव कर लेती थी। अब आगे बढ़ते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। यानी स्नेह और ममता की मूर्ति जो मेरी दादी थी, उनकी एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती हैं। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। यानी परिस्थितियों का वात्या चक्र का अर्थ है आंधी। परिस्थितियों की जो आंधी चलती है वह जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाती है। यानी हमारे जीवन में अगर कभी अच्छा समय भी आता है तो बुरा समय भी जरूर आता है। तो उन परिस्थितियों की आंधी से क्या होता है? जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नाच नचाता है। वो हमारे जीवन को सूखे पत्ते सा नाच नचाता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास रहती थी। जब दादाजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद दादी जो है बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, और जो संसार है उन्हें धोखे की टट्टी, एक मुहावरा धोखे की टट्टी है यहाँ पे, इसका अर्थ है भ्रम में डालने के लिए आडंबर रचना या ऐसा पर्दा जो लोगों को धोखे में रखकर अपना काम निकालने के लिए खड़ा किया जाए। तो दादी को यह संसार ऐसा प्रतीत होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी ने भी उन्हें धोखा दिया। दादाजी ने क्या कहा कि मेरे से, क्या कहते हैं, मेरे से पहले किसकी मृत्यु होगी? दादी की मृत्यु होगी, और दादी की मृत्यु के बाद ही मैं मरूंगा। लेकिन क्या हुआ? दादाजी पहले ही चले गए। उन्होंने दादी को इस बात का धोखा दिया। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी।
यानी मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते, आप जानते हैं मशरूम, एक प्रकार का कवक जो बरसात के दिनों में नमी वाले स्थानों पर उगता है, उसी तरह से बढ़ने वाले और मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये भी एक मुहावरा है। यानी मित्रता का ढोंग कर हानि पहुंचाने वाले लोग। उन लोगों ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। क्या कर दी? स्थिति और भी डामाडोल, विचलित कर दी। डामाडोल का अर्थ है विचलित कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। यानी दादाजी की मृत्यु के बाद जब दादाजी का श्राद्ध आया तो दादी माँ के मना करने के बाद भी पिताजी ने अतुल संपत्ति, अतुल का अर्थ है अत्यधिक संपत्ति, अत्यधिक पैसा व्यय किया, खर्च किया। वह घर की तो थी नहीं, वह संपत्ति जो थी घर की नहीं थी। लोगों से उसको कर्ज लेकर मेरे पिताजी ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। अब आगे बढ़ते हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। अब दादी माँ प्राय उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, ठंड का महीना था। माघ के दिन जो होते हैं वो ठंड के दिन होते हैं। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा, पछुआ यानी पश्चिमी हवाएं, पश्चिम से चलने वाली हवाएं, उनका सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों, और जो पाले की शीत थी, उस पाले की ठंड थी, वह हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। लेखक ने देखा कि दादी माँ एक गीली धोती पहनी हुई है और कोने वाले घर में एक सिंदूर पर उन्होंने क्या किया है? दिया जलाया है और हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे। उनके ममतामयी यानी प्रेम से अधीर हुई आंखों से, भावुक प्रेम से भावुक हुई आंखों में मैंने आंसू नहीं देखे, कभी आंसू नहीं देखे। यानी दादी माँ अब बहुत उदास है। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। लेखक बता रहे हैं, मैं अपने मन को मारकर दादी के पास बहुत देर तक बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक ने आवाज लगाई, धीरे से आवाज लगाई कि दादी माँ, क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने कहा, क्या है, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेखक ने कहा, दादी माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण ममतामयी आंखों में देखा। क्या देखा? अब आगे बढ़ते हैं। क्या है पूछ? दादी माँ कह रही है, क्या है पूछ? तुम रोती थी? लेखक पूछ रहा है कि क्या तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? दादी माँ ने वहां बात बदल दी, बात को काट दिया और क्या कहा? पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। लेखक ने कहा, दादी माँ, पहले आप धोती को बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। दादी माँ ने क्या कहा? बेटा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। दादी माँ ने लेखक का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। सुबह मैंने देखा कि चारपाई पर मेरे पिताजी और किशन भैया अपने मन को मारकर यानी उदास बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले। यानी दूसरा क्या उपाय है? चारा, चारा का अर्थ है उपाय। यहाँ पे दूसरा उपाय ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। यानी अब रुपया उनको क्योंकि कर्ज भी लिया था और बाहर से अब उन्हें कोई रुपया देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, कितनों के तो अभी हमें लौटाने हैं, वो पिछले बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। यानी वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे अब रो देंगे। रोता क्यों है रे? दादी ने कहा कि रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। दादी माँ ने क्या किया? उनका माथा सहलाया और क्या कहा? मैं तो अभी
हूँ ही। दादी माँ ने कहा, मैं तो अभी हूँ ही, तू क्यों फिक्र करता है, क्यों चिंता करता है। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। उन्होंने अपने संदूक को, बक्से को खोला और उसमें से एक चमकती हुई चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। दादी कह रही हैं कि लेखक से कि तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया, और उनका गला भर आया यानी वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि अब वो भी रो देंगी। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। आज तक मैंने इस कंगन को पहना नहीं है, मैं इसे आज तक जो है सहेज कर, संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। यह तेरे दादाजी के वंश की क्या है? निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, दादी ने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यानी पुराने लोग आगा पीछा, आगे पीछे की सब सोच लेते थे, इसलिए यह उस समय तेरे दादाजी ने यह चीज मुझे दी थी, यह कंगन मुझे दिया था कि कभी भी अगर मुसीबत हम लोगों पर पड़ेगी तो उस समय यह चीज हमारे काम आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। सचमुच लेखक बता रहे हैं कि सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगने लगी। यानी लेखक बता रहे हैं कि उस समय मुझे दादी कैसी लगी? साप भ्रष्ट देवी। साप भ्रष्ट का अर्थ है साप के कारण भटका हुआ या भटकी हुई या पीड़ित, व्यथित। दादी मुझे कैसी लगी उस समय? व्यथित, बहुत पीड़ित देवी, पीड़ित देवी सी प्रतीत हुई। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। अब वो जो धुंधली छाया, क्योंकि लेखक दादी माँ का स्मरण कर रहे थे, तो अब जब वो दादी माँ का स्मरण कर रहे थे तो उन्हें दादी माँ के सारे, दादी माँ की याद आ रही थी और दादी माँ के बारे में वह सोच रहे थे कि दादी माँ उन्हें किस तरह से प्यार करती थी और उनकी कितनी चिंता करती थी। तो अब लेखक के सामने से वह धुंधली छाया क्या हो गई? विलीन हो गई, यानी दूर चले गई। अब लेखक ने देखा, मैंने देखा काफी दिन चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से, उनके पास में उनके घर के नजदीक एक खजूर का पेड़ था। वह उसमें से एक कौवा उड़कर अपनी घिनौनी, घिनौनी यानी गंदी काली पांखें, काली पंख फैलाते हुए मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र, चिट्ठी, किशन भैया की चिट्ठी आई थी, वह मेरे हाथ था और वह पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी और उस पत्र पर, उस चिट्ठियों पे जो लिखा हुआ था वो ऐसा लग रहा था जैसे काली चींटियां उस पर एक कतार में क्या हो रही हैं? धूमिल हो रही हैं। यानी धूमिल का अर्थ है यहाँ पे धुंधली हो रही हैं। आंखों पर अब विश्वास नहीं होता, यानी अपनी आंखों पर अब विश्वास नहीं होता है। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, अपना, अब यह मन अपने आप से ही क्या पूछ बैठता है? क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी लेखक के भाई किशन ने एक उन्हें पत्र भेजा था जिसमें अब लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। तो इस कहानी में लेखक ने अपने बचपन की, यहाँ पे बचपन के बारे में बताया है और दादी माँ के जीवन के बारे में बताया कि दादी माँ कैसी थी। दादी माँ प्रेम, स्नेह और दया की मूर्ति थी और वह किस तरह से लेखक की देखभाल करती थी। जब लेखक बीमार हो जाते थे तो वह उनकी किस प्रकार से देखभाल करती थी। और इसके अलावा दादी माँ अपने परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाती थी। इसके अलावा दादी माँ को अपने परिवार की ही नहीं, पूरे गांव की भी चिंता रहती थी। पूरे गांव में जब भी लोग बीमार हो जाते थे या कोई महामारी आ जाती थी तो दादी को सारी दवाइयों का पता रहता था
कि किस बीमारी पर कौन सी दवाई देनी है। तो जो दादी माँ का यहाँ पे व्यक्तित्व था, जो उनका जीवन था, वह काफी उदारवादी था। दादी माँ प्रेम, स्नेह और ममता की मूर्ति थी और लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दादी माँ के जीवन के बारे में बताया है। तो यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है और इसके बाद हम पाठ 1 और पाठ 2 के प्रश्न और उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे और आप इस पाठ को दोहराएंगे और इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे।